हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है और वो किस निर्देशांकों में है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इक्वेशन इन सर्कुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर्कुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो अपने पास ये प्राप्त होती है। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन सर्कुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। देखिए डेल स्क्वायर 0 करते थे इक्वल तो वो तो हो जाता था अपने पास में लाप्लास इक्वेशन, और ये अगर 0 करते हैं तो क्या होती है? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कि भाई 0 वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू 0 आ रही है? डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साई की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इन दिस केस ये कह सकते हैं कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर अगर बात करें के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। और इस के स्क्वायर की वैल्यू के बाद में अपन देखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर यहाँ से अपने पास दो चीजें एक इक्वेशन बनती है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन आती है वो ये आती है 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल साई अपॉन डेल रो, प्लस दूसरी टर्म आती है 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू साई अपॉन 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म जो आती है वो आती है डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपने कौन सी रख दी? लाप्लास इक्वेशन रख दी। किसके अंदर? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कौन से सिस्टम में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन आपने रख दी है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं अपन। दूसरा ये कहेंगे कि बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से मतलब चरों की पृथक्करण विधि से। अगर बात करें चरों की पृथक्करण विधि से तो चरों की पृथक्करण विधि क्या कहती है? चरों की पृथक्करण विधि से अगर अपन बात करते हैं तो चरों की पृथक्करण विधि के अकॉर्डिंग अपने पास में फाई की वैल्यू निकालनी रहती है। यहाँ फंक्शन साई है तो साई की वैल्यू निकालनी रहती है। साई की वैल्यू कितनी आती है? आर रो के लिए है और दूसरा कैपिटल फाई स्मॉल फाई के लिए है और जेड जेड के लिए है। इसे अपन सीधा आर फाई जेड भी लिख सकते हैं। इस आर फाई जेड को टर्म्स इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। केस कंडीशन क्या है इक्वेशन 3 को 2 में पुट करने की? इक्वेशन 3 को 2 में पुट करने की कंडीशन ये है कि यहाँ से देखेंगे अपन, यहाँ से अगर बात करें साई की जगह ये फंक्शन रखने हैं तो 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल अपॉन डेल रो और उसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिए। आर फाई जेड सीधा रख रहा हूं मैं।
प्लस 1/ρ², साथ ही साथ क्या आ रहा है del2 psi/del2, तो del2/del2 साई की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी r5z, प्लस del2 psi/del2, तो del2/del2 साई की जगह फिर से r5z। इन दिस केस ये साथ में क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस k² इक्वल्स टू 0। सबसे बेस्ट कंडीशन बनती है ये वाली। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक एक जो वेरिएबल्स हैं उनको आगे रखें, बाकी वेरिएबल्स को पहले लेके आए। तो पहले लेकर आने वाले वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे यहाँ से, एक तो आएगा 1/ρ, r को छोड़ के फाई और z पहले आ जाएंगे, r को छोड़ करके फाई और z दोनों वेरिएबल्स पहले आ जाएंगे, del/del ρ, दूसरा रो del/del ρ, प्लस r और z इधर आ जाएगा, rz ρ² del2 phi/del2 प्लस r5 del2z/del2 प्लस k² इक्वल्स टू 0। कंप्लीट इक्वेशन को r5z से डिवाइड कर देने पर डिवाइडिंग complete equation by r5z, डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय r5z। r5z से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 1/r रो del/del रो del/del रो 1/phi ρ² del2 phi/del2 1/z del2z/del z² प्लस k² इक्वल्स टू 0। और ये आपने इक्वेशन नंबर कौन सी ले ली, 4 ले ली। देखिए इक्वेशन 4 के अंदर जो तीसरी टर्म है ये वाली 1/z del2z/del2, इसमें केवल एक सिंगल वेरिएबल है। कितने वेरिएबल्स हैं, केवल सिंगल वेरिएबल है। और केवल सिंगल वेरिएबल की कंडीशन में क्या होगा, केवल सिंगल वेरिएबल की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली पुट अप करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर कोई एक कांस्टेंट मान लिया जाए, तो मान लीजिए अपन ने -b² मान लिया, तो सॉल्यूशन क्या आएगा a1 sin b z प्लस a2 cos bz, ये आ जाएगा। दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, a1 a2 ले लिया और इधर अपन ने इसको पूरे को कंप्लीट किसके इक्वल माना, b² के इक्वल। सबसे पहले क्या किया,
सर्कुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रखी है अपन ने। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अगर बात की जाए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल साई अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 आएगा। इन दिस केस साई इक्वल्स टू क्या आएगा, आर रो फाई फाई, कितना आ जाएगा, आर रो फाई फाई। इन दिस नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करते हैं। कौन सा मेथड यूज किया आपने, चरों की पृथक्करण विधि, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास में, 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल अपॉन डेल रो आर फाई जेड प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू आर फाई जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू आर फाई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दिस केस फाई जेड अपॉन रो, दो वेरिएबल्स पहले एज ए कांस्टेंट बाहर ले लो, सिंगल वेरिएबल को अंदर रखो। तो फाई जेड अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस आर जेड अपॉन रो स्क्वायर डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस आर फाई डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय आर फाई जेड, कंप्लीट इक्वेशन को आर फाई जेड से डिवाइड कर देने पर 1 अपॉन आर रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन फाई रो स्क्वायर डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दिस केस लास्ट टर्म में सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स है। तो इक्वेशन नंबर 4 से 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बीटा स्क्वायर, एक कांस्टेंट ले लिया। यहाँ से डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड बीटा स्क्वायर बन गया। इसको इधर लेके आ जाओ, डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस जेड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपके पास में इक्वेशन, युगपत अवकल समीकरण, सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। According to this equation, solution of this equation is z equals to a1 sin beta z plus a2 cos beta z। इक्वेशन नंबर, इसे तो दे दीजिए 5, इसे दे दीजिए 6। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट कीजिए। पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 4, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 4 को 5 में पुट कीजिए, देन वी गेट इक्वेशन 5 को 4 में पुट किया
तो अपने को क्या मिलेगा, z टोटल इक्वेशन क्या थी, 1/r रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल r अपॉन डेल रो डेल r अपॉन डेल रो प्लस 1/पाई रो स्क्वायर डेल 2 पाई अपॉन डेल पाई स्क्वायर प्लस अपने पास थर्ड टर्म थी तो उसके लिए क्या रखना है, माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय रो स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर अपने पास में सिंगल वेरिएबल आ जाएगा फाई का, क्या आएगा, रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस 1/पाई डेल 2 पाई अपॉन डेल पाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 7. In the second term of equation number 7, इक्वेशन नंबर 7 की सेकंड टर्म के अंदर देखिए क्या है, इक्वेशन 7 की सेकंड टर्म में अपने पास सिंगल वेरिएबल है एंड सिंगल वेरिएबल देन वी कैन से दैट 1/5 डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर को कोई ना कोई कांस्टेंट मान लिया, माना m स्क्वायर डेल 2 फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस फाई m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, फाई का मान अपने पास में आ जाएगा, फाई का मान कितना आएगा, b1 साइन m फाई प्लस v2 cos m फाई. इक्वेशन नंबर 9 b1 sin m फाई प्लस b2 cos m फाई, इसका सॉल्यूशन आ गया. तो इक्वेशन नंबर 8 को 7 में पुट कर देंगे. अब देखिए यहां तक आपने क्या किया, 1/z जो थर्ड टर्म में सिंगल वेरिएबल था कोई कांस्टेंट मान लिया माइनस बीटा स्क्वायर, सोल्व कर दिया सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन युगपत अवकल समीकरण के हिसाब से, z की वैल्यू आ गई. सिमिलर वे में रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही ये सिंगल वेरिएबल टर्म बन गई थर्ड वाली सेकंड वाली, तो इसको भी कोई कांस्टेंट मान लिया और इसका भी सॉल्यूशन आ गया. इक्वेशन नंबर 9 कि b1 sin m फाई प्लस b2 cos m फाई, इक्वेशन नंबर 9. इन दिस केस we will decide कि नेक्स्ट टर्म में अपने को क्या करना है, इक्वेशन 8 को 7 में पुट करना है. पुटिंग इक्वेशन 8
इन इक्वेशन 7 8 को साथ में रखो तो रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो रो डेल आर अपॉन डेल रो माइनस एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं? रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 10 मिल गई अपने को। अब अगर के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर इसकी जगह अपन रोडेस स्क्वायर रखे क्या रखें? रोडेस स्क्वायर रखें तो उस कंडीशन में क्या आएगा? पुटिंग क्योंकि इससे पहले रखने से पहले इस फर्स्ट वाली टर्म को एक बार और खोल लेते हैं क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन करना है रो अपॉन आर इसका अंदर क्या आएगा? डेल रो अपॉन डेल रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस रो डेल टू आर अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दिस केस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1 हो गया, तो क्या बचेगा? देखो एंड कंप्लीट इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई भी कर दो। इसको मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय r, तो मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय r इक्वेशन क्या बचेगी? मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय r, यहाँ से r हटाना है तो क्या बचेगा? रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस रो स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और साथ ही साथ r इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में क्या करते हैं? के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर के स्थान पर रोडेस स्क्वायर लिखते हैं। के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट करते हैं? रोडेस स्क्वायर पुट करते हैं। तो उस कंडीशन में अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है? एक तो बन गई रो स्क्वायर की जगह तो रोडेस स्क्वायर। कहोगे यहाँ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो देखो सिंपल सी बात है, इन वैल्यूज को सारा पुट करके देख लेना, सोल्व करके वही वैल्यूज आएंगे आपके पास में। फिर क्योंकि अगर देखो डेल के साथ में अगर अपन कहें कि रोडेस स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है तो इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा। यहाँ से इसके साथ में तो एक दोनों से कट जाएंगे तो क्या आएगा? रोडेस स्क्वायर। टर्म क्या आएगी नेक्स्ट? रोडेस स्क्वायर
del 2r अपॉन del rho dash स्क्वायर प्लस rho dash del r अपॉन del rho प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पूरे की जगह आपने क्या रखा है, रो डेश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी है, 11 है। इक्वेशन नंबर 11 जो है प्लस रो डैश स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू आर equals to 0. In this case, this equation is called Bessel equation. ये इक्वेशन अपने पास Bessel's equation कहलाती है। Bessel equation कहलाती है, Bessel समीकरण कहलाता है। Bessel समीकरण के अंदर अगर अपनी बात करते हैं हम, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आपको Bessel और न्यूमान, बेसल व न्यूमान फंक्शन के रूप में देखने को मिलता है। जैसे इसका अगर अपन सॉल्यूशन निकालें तो वैल्यू आएगी अपने पास r c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस c2 nn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बात करते हैं अपन की c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस c2 nn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आता है इक्वेशन नंबर 12 वेयर jn बेसल्स फंक्शन कहलाता है। बेसल्स पॉलिनोमियल कहलाता है। nn न्यूमान पॉलिनोमियल कहलाता है। jn को तो कहते हैं बेसल्स पॉलिनोमियल, जिस बेसल बहुपद, nn को कहते हैं न्यूमान पॉलिनोमियल, न्यूमान बहुपद। इफ रो इज टेंड्स टू 0, अगर रो आपके पास 0 की तरफ अग्रसर है, उस कंडीशन के अंदर jn फाइनाइट वैल्यू होगी। इफ रो is tends to 0, in this case jn is tends to finite value। and बात करें nn की, tends to infinite, in this case then c2 equals to 0। जो न्यूमान फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो c2 जो वैल्यू है वो 0 होगी। किस केस में, जब रो टेंड्स टू 0 देन jn टेंड्स टू फाइनाइट वैल्यू, कोई परिमित मान होगा jn का, और nn का वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब c2 का मान अपन क्या लेंगे, 0 लेंगे। इन दिस केस अदर देन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर साई की वैल्यू क्या आएगी, देन द सॉल्यूशन ऑफ साई कितना आएगा, c2 0 हो जाएगा तो आगे वाला फंक्शन तो चला जाएगा इसमें। साई की वैल्यू क्या आएगी, c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस, एक बार पूरी वैल्यू लेते हैं, c2 nn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर आता है a1 या b1
साइन एम फाइव v1 साइन एम फाइव प्लस v2 कोस एम फाइव, या फिर आती है वैल्यू a1 साइन बीटा z प्लस a2 कोस बीटा z। कंप्लीट जो वैल्यू जाएंगी अपने पास ये आ जाएगी। सॉल्यूशन आ गया अपने पास कि साई इक्वल्स टू c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस c2 nn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डॉट b1 साइन m5 प्लस b2 cos m5 इन एंड नेक्स्ट a1 साइन बीटा z प्लस a2 cos बीटा z। अदर वे में अगर देखें तो देखिए क्या होगा, एक सॉल्यूशन का अपन ने अप्लाई करेंगे, साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये फंक्शन c2 0 अपन ले चुके हैं पहले क्योंकि ये इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर है। फिर आएगा b1 साइन m5 प्लस b2 cos m5 फिर a1 साइन बीटा z प्लस a2 cos बीटा z। In this case we have to decide। देखिए अब अगर अपने पास में कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए, ये जो b1 sin m5 प्लस b2 cos m5 है ये अपने पास में कैसी राशि द्विगुणित समिति है। सिलेंड्रिकल मीडियम के अंदर या बेलनाकार माध्यम के अंदर कैसी है द्विगुणित समिति है। द्विगुणित समिति होने के कारण जो b1 एंड b2 है इनमें से एक वैल्यू क्या होगी 0 होगी इन सिलेंड्रिकल। बिकॉज ऑफ क्या है अपने पास में द्विगुणित समिति, उसके वजह से क्या होगा b1 एंड b2 b1 और b2 दोनों में से एक किसके इक्वल होगा 0 होगा, या तो ये 0 हो जाएगा या ये 0 होगा। द्विगुणित समिति के कारण या तो b1 को 0 लेंगे या b2 को 0 लेंगे, तो अपन कहते हैं कि b2 इक्वल्स टू 0, देन psi इक्वल्स टू c1 jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर b1 sin m5 a1 sin बीटा z प्लस a2 cos बीटा z। साई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी jn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन m5 c1 b1 a1 c1 b1 a1 प्लस c1 b1 a1 साइन बीटा z प्लस c1 b1 a2 cos beta z। In this case psi if
A1 अगर कोई कांस्टेंट हो अपने पास में, जैसे मान लो D1 है, C1 B1 A2 D2 है, एक ही कांस्टेंट मान लिया जाए तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, Jn रो रूट k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन एम फाई C1 B1 A1 वैल्यू रख दीजिए D1 साइन बीटा Z प्लस D2 cos बीटा Z। ये आएगा साई का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ साई का सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें तो साई इक्वल्स टू Jn रो रूट k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन एम फाई D1 साइन बीटा Z प्लस D2 cos बीटा Z। ये अपने पास कोई ना इसका सॉल्यूशन होगा। किसका? जो अपने पास टॉपिक चल रहा था कि सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके अंदर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन अपने पास में जे साई इक्वल्स टू Jn रो रूट k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर